29 मार्च 1989 जापान की टोक्यो पुलिस अपनी 19 ईयर ओल्ड वुमन के किडनैपिंग एंड गैंग रेप केस पे इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच में उन्होंने यकूजा गैंग के 4 मेंबर्स को उठाया और जब उनसे इंटरोगेशन की तो उन्होंने ये कबूल तो किया कि उन्होंने किसी लड़की का रेप किया है, लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने उस लड़की को मार भी दिया है। बट प्रॉब्लम वॉज दैट जिस लड़की की ये इन्वेस्टिगेशन थी वो तो कब की घर वापस आ चुकी थी, तो आखिरकार इन्होंने किस लड़की को मार दिया था। जब पुलिस ने उनसे और पूछताछ की तो उन्होंने बताया कि उन्होंने एक लड़की को मार के वकाजा कंस्ट्रक्शन साइट पे करीब 55 गैलन के ड्रम में भर दिया है और उसके साथ उसमें सीमेंट भी डाल दिया है। जब पुलिस वहाँ पहुँची तो उन्हें सही में वहाँ एक बॉडी मिली। उन्होंने उस बॉडी को उस सीमेंट से निकाला और उसके पोस्टमार्टम के लिए भेजा। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कॉज ऑफ डेथ वॉज ट्रॉमेटिक शॉक। ट्रॉमेटिक शॉक में आपकी बॉडी तक प्रॉपर्ली ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाता है, जिसकी वजह से डेथ के चांसेस रहते हैं। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में और भी काफ़ी सारे डराने वाले पॉइंट्स थे, जैसे उस लड़की के ब्रेस्ट में करीब 27 निडल्स पाई गई थी, जैसे कि किसी ने उस ब्रेस्ट में जानबूझ के वो निडल्स डाली हों। उस लड़की की एनल कैविटी में कई सारे प्लास्टिक पीसेस पाए गए थे। दैट वाज अ साइन ऑफ फोर्सफुल पेनिट्रेशन। तो आखिरकार क्या हुआ था इस केस में, आइए जानते हैं आज के वीडियो में। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, वेलकम बैक टू द चैनल दैट इज Benson and you're watching The case study of Junko Furato. जुंको फुरातो एक जापानी टीनेजर लड़की जिसका जन्म मिसातो में हुआ, जो कि जापान के साइतामा प्रीफेक्चर में पड़ता है, जो कि टोक्यो से बस कुछ ही दूर है। जुंको की फैमिली में उसकी माँ और पिता के साथ साथ उसके 2 बड़े और छोटे भाई भी थे। जुंको का स्कूलिंग भी साइतामा प्रीफेक्चर में हुआ और हर दिन स्कूल के बाद वो एक प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री में काम करने जाया करती ताकि वो अपने ग्रेजुएशन ट्रिप के लिए पैसे जोड़ पाए। उसने अपने लिए एक इलेक्ट्रिक स्टोर कीपर की एक जॉब भी ढूंढ ली थी, जो कि वो ग्रेजुएशन के बाद करने वाली थी, लेकिन शायद ना तो वो पैसे कभी इस्तेमाल होने वाले थे और ना उस जॉब पे कोई जाने वाला था। वो अपनी क्लास में काफ़ी फेमस थी, इसलिए भी क्योंकि वो अट्रैक्टिव दिखती थी और शायद इसलिए भी क्योंकि उसके ग्रेड्स काफ़ी अच्छे आया करते थे। वो कभी एब्सेंट नहीं हुआ करती थी और वो काफ़ी पोलाइटली सबसे बात किया करती थी। जुंको ने अपनी स्कूल लाइफ में ना तो कभी ड्रिंक किया, ना तो कभी स्मोक किया और ड्रग्स तो उसने कभी छुए ही नहीं। अब इतनी सारी अच्छी बातें होने के बावजूद भी कुछ लोग थे क्लास में जो उससे जलेसी रखते थे। अब इन्हीं सबको देखते हुए फुरातो पे एक लड़के का क्रश आ गया। उस लड़के का नाम था हिरोशी मियातो। वो एक याकुजा गैंग का मेंबर था, जो कि काफ़ी लो रैंक मेंबर था। अब लेट मी गिव यू अ प्रीटेक्स्ट ऑफ जापान ऑफ दैट टाइम। उस टाइम पे हुआ क्या करता कि जापान में बुलिंग कल्चर बहुत था। उससे बचने के लिए जो हाई स्कूल लड़के हुआ करते, उनके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो बुली से लड़ लें या वो कोई एक बड़ी गैंग ज्वाइन कर ले। इसी गैंग में से एक था याकुजा। आपने वर्ड सुना ही होगा, डिलिंक्वेंट। जो लोग जापानीज ड्रामा देखते हैं, जापानीज एनिमे देखते हैं, दे शुड बी वेल अवेयर अबाउट ऑफ इट। ये डिलिंक्वेंट्स एक गैंग टाइप की बनती है उन बच्चों की जो लोग लॉ तोड़ते हैं, और हिरोशी उन्हीं डिलिंक्वेंट्स में से एक था। हिरोशी ने बहुत बार फुरातो को प्रपोज भी किया, लेकिन फुरातो ने हर बार उसे मना कर दिया। अब एक टीनेजर लड़के को कभी भी उसका रिजेक्शन मंजूर नहीं होता है, इसी वजह से वो बार बार उसे ट्राई करता रहा। उसे लगता था कि कैसे कोई लड़की उसे मना कर सकती है, वो इतना हैंडसम है, वो इतना स्मार्ट है और वो वन ऑफ द डिलिंक्वेंट्स में से एक है। अब हिरोशी को ये बार बार रिजेक्ट करना उसे काइंड ऑफ एक इंसल्ट लगी, इसलिए उन्होंने एक रिवेंज लेने का प्लान किया। उसने अपने याकुजा गैंग के मेंबर्स में से 3 लोगों को अपने इस प्लान में शामिल किया। उसका प्लान था कि एक याकुजा गैंग का मेंबर जाएगा जो कि फुरातो को परेशान करेगा, और इसी के बीच में हिरोशी एक हीरो बन के उसे बचाने आएगा। इससे फुरातो थोड़ा बहुत ट्रस्ट करने लगेगी हिरोशी पे, और हिरोशी फिर उसे कहीं भी ले जा सकता है जहां वो चाहे। अब इसी के बाद 25 नवंबर 1988 को जब फुरातो अपनी प्लास्टिक मोल्डिंग फैक्ट्री से वापस आ रही थी अपना पार्ट टाइम जॉब खत्म करके, तब एक लड़का आता है और उसकी बाइसिकल पे जोर से लात मारता है और वहाँ से भाग जाता है। और कोइंसिडेंटली वहीं पे हिरोशी उसी वक्त आता है और फुरातो की मदद करता है। अब इसके बाद हिरोशी आउट ऑफ हिज हेल्पिंग नेचर फुरातो को घर तक एस्कॉर्ट करने के लिए ऑफर करता है, जिसे फुरातो एक जेन्युइन हेल्प समझ के एक्सेप्ट भी कर लेती है। कि फुरातो को कोई आइडिया भी नहीं था कि हिरोशी के दिमाग में क्या चल रहा है। अभी तक सब प्लान के साथ जा रहा था। फुरातो थोड़ा बहुत ट्रस्ट करने भी लग गई थी हिरोशी पे, और हिरोशी उसको घर ले जाने के बहाने उसे एक अबैंडन बिल्डिंग में ले जाता है और वहाँ पे उसका रेप करता है। वहाँ पे उसका रेप करने के बाद वो अपने बाकी के यकूज़ा मेंबर्स को बुलाता है और फुरातो के सामने वो सारी प्लानिंग बताता है जो उसने की थी फुरातो को फंसाने के लिए। उन सारे लड़कों ने मिलके फुरातो को धमकी दी कि अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसके पूरे परिवार को मार देंगे।
अब फुरातो को इस बात पे यकीन भी हो गया क्योंकि उस टाइम पे याकुजा गैंग काफ़ी स्ट्रांग थी जापान में। अब उन 4 लड़कों ने फुरातो को मिनातो के पेरेंट्स के घर ले जाने का फैसला किया, जहाँ पे उन्होंने करीब अगले 42 दिन तक उसका रेप किया। अब इधर फुरातो का गायब हुए करीब 3 दिन बीत चुके थे। उसके पेरेंट्स ने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवाई और रिपोर्ट के बाद जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई तो ये चीज़ हिरोशी को बहुत अच्छे से पता थी कि उसे आगे क्या करना है। हिरोशी ने फुरातो के साथ कुछ कॉम्प्रोमाइज फोटो ली ये दिखाते हुए कि फुरातो उसकी गर्लफ्रेंड है, ताकि पुलिस को ये लगे कि फुरातो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है। अब इसके बाद हिरोशी ने फुरातो को फोर्स भी किया कि अपने घर पे फ़ोन करे और घर पे ये कहे कि वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई है और वो वहाँ पे सेफ है। इसलिए जितनी भी इन्वेस्टिगेशन चल रही हैं उसे वो तुरंत रोक दें और उसे ढूंढने की कोशिश ना करें। लेकिन फुरातो के पेरेंट्स को ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये पता करने में कि ये सब एक झूठ है जो कि इन्वेस्टिगेशन रोकने के लिए किया जा रहा है। उधर इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी और यहाँ पे मिनातो के घर पे फुरातो के साथ जो हो रहा था वो किसी भयानक सपने से कम नहीं था। मिनातो के घर पे फुरातो को एक सेक्स टॉय की तरह यूज़ किया जा रहा था। वो 4 लड़के बारी बारी से उस पर सेक्सुअल असॉल्ट करते और वो यहाँ भी नहीं रुके। उन्होंने अपने दोस्तों को घर पे इन्विटेशन देना चालू कर दिया ताकि वो भी आए और वो भी उस पर सेक्सुअल असॉल्ट करें। पहले 4 दिनों में करीब 30 लड़कों ने मिनातो के घर पे आके फुरातो का सेक्सुअल असॉल्ट किया। और बड़ी बात तो ये है कि उन लड़कों के साथ साथ कुछ लड़कियां भी आई थीं जिन्हें ये देखने में मज़ा आ रहा था। वो चारों लोग फुरातो का कभी कभी इतना मारा करते कि वो बेहोश हो जाया करती और बेहोश होने के बाद वो फुरातो को फ्रीज़र में डाल दिया करते, वो भी घंटों के लिए। अब मिनातो के घर पे उसके पिता के साथ साथ उसकी पूरी फैमिली भी रहा करती, लेकिन उसकी फैमिली ने ये सब देखते हुए भी उसे कुछ नहीं बोला क्योंकि वो जानते थे कि मिनातो को कितना तेज़ गुस्सा आता है और गुस्सा आने के बाद वो क्या करता है। और वो यकूज़ा गैंग का मेंबर भी था, इसका मतलब उस पर उंगली उठाना यानी कि यकूज़ा गैंग पे उंगली उठाना। और इन सबसे बड़ी बात थी सोसाइटी में उनकी रेपुटेशन। वो कैसे बताएंगे लोगों को कि उनका बेटा एक रेपिस्ट है। अब 10वां दिन आते आते जुंको की बॉडी फेल करने लगी थी। उसके साइनस में ब्लड भर चुका था क्योंकि उसको कंटिन्यूसली मारा जाता था। उसके डाइजेस्टिव सिस्टम फेल होने की कगार पे था। वो अगर कुछ भी खाती तो वो वॉमिट कर देती और वॉमिट करने के बाद उन 4 लोगों को और गुस्सा आता और वो जुंको को और मारते। यही साइकिल अगले 30 दिन तक चलता रहा। जब रातें ठंडी हुआ करती तो उसे बालकनी की ठंडी फर्श पे सोना पड़ता और जापान में कभी कभी तो टेम्परेचर -7 तक पहुंच जाता है। तो आप सोच सकते हैं कितनी ठंडी रातें गुजारी होंगी जुंको ने उस दर्द में। अब एक ऐसा एक एस्टिमेट फिगर है कि करीब 100 लोग मिनातो के घर पे जुंको को देखने आए थे और उन्होंने जुंको का असॉल्ट भी किया था। अब इन 100 लोगों में से एक बंदे ने अपने भाई को जाके ये बात बताई कि मिनातो के घर पे एक लड़की है जिसे वो एक सेक्स टॉय की तरह यूज़ कर रहे हैं। और उसके भाई ने यही बात जाके जापान की पुलिस को बता दी। जापान की पुलिस ने इस बात को सुनने के बाद अपने 2 पुलिसमैन भेजे मिनातो के घर पे, जो कि जाके मिले मिनातो के पेरेंट्स से। जब उन पुलिस वालों ने पूरी सिचुएशन एक्सप्लेन की मिनातो के पेरेंट्स को, तो मिनातो के पेरेंट्स ने ये जानते हुए भी कि उनके घर पे क्या हो रहा है सिंपली डिनाई कर दिया इन सारे एलिगेशन से। और जापान की पुलिस इस बात को एकदम मान भी गई विदाउट इवन चेकिंग मिनातोज हाउस फॉर वंस, और वो वहाँ से चली गई। और उन्हें कभी कोई परवाह नहीं थी कि वो वापस आके देखें भी कि आखिरकार मिनातो के घर पे चल क्या रहा है। अब 20वां दिन आते आते उन चारों रेपिस्ट ने जो आप लाइटर जलाने के लिए जो लाइटर यूज़ करते हैं उसका लिक्विड निकाल के फुरातो के पैर पे डाल दिया था और उसे जला भी दिया था। फुरातो को इसकी वजह से 3rd डिग्री बर्न हो चुका था, लेकिन आई थिंक ये एक्सपीरियंस उसके लिए वन ऑफ द लीस्ट पेनफुल एक्सपीरियंस में से रहा होगा, क्योंकि अभी तक उन 4 रेपिस्ट ने कुछ कुछ डंबल उठा के फुरातो के पैर पे फेंक के मारे थे, जिसकी वजह से फुरातो की पैर की हड्डियाँ एकदम क्रश हो चुकी थीं और उसे हर वक्त इसी दर्द के साथ रहना पड़ रहा था। आप सोचिए अगर आपकी हड्डी टूटती है तो आपको कितना असहनीय दर्द होता है। उसे इसी टूटी हड्डियों के साथ करीब अगले 20 दिन तक जिंदा रहना पड़ रहा था। अब 21वें दिन एक उम्मीद की किरण दिखती है फुरातो को जब वो 4 रेपिस्ट शराब के नशे में बेहोश हो जाते हैं और फुरातो इसी का फ़ायदा उठाते हुए नीचे के लिविंग रूम में जाती है। वहाँ पड़े टेलीफोन से पुलिस को फ़ोन करती है और वहाँ पे पुलिस को फ़ोन करने के बाद वहाँ एक ऑफिसर उसका फ़ोन उठाता है, लेकिन उससे पहले वो कुछ बोल पाती उसके पीछे हिरोशी खड़ा होता है। हिरोशी उसे पीछे खींचता है और फ़ोन पे कहता है कि मैंने गलती से डायल कर दिया, और उसके बाद फ़ोन रख देता है। अब फुरातो एकदम डर से चूर थी क्योंकि उसे पता था कि अब उसके साथ क्या होने वाला है। हिरोशी उसे ऊपर ले जाता है और उसे वापस से लाइटर के लिक्विड में पूरी तरह डुबाता है और उस पर आग ला देता है।
वो उसे जिंदा जलाता है और वो उसे पूरा जलने भी नहीं देता, वो उसे बीच में ही कंबल में रैप कर देता है। अब इसके बाद वो दोबारा से उस पर वो लिक्विड डालता है और वापस उसे आग लगाता है। वो ऐसा 3-4 बार करता है जब तक फुरातो की पूरी बॉडी पे 3rd डिग्री बर्न्स ना हो गए हों। अब इतना सब होने के बावजूद भी समहाउ शी सर्वाइव्ड। बट इसके बाद फुरातो उनसे हर वक्त ये भीख मांग रही थी कि प्लीज़ उसे मार दो, लेकिन वो हैवान कहाँ ही सुनने वाले थे। अब उसको बुरी तरह जलाने के बाद उन्होंने एक नया तरीका ढूंढ लिया था उसे टॉर्चर करने के लिए। वो उसे ज़मीन पर लिटाया करते और उसे सर पे ज़ोर ज़ोर से कूदा किया करते। आप समझ सकते हैं अगर आपके सर पे कोई बस 10 किलो का वेट रख दे तो आपको क्या लगेगा। आप सोचो, 70-80 किलो के जापानी लड़के आपके सर पे कूदें तो आपके सर की क्या हालत होगी। अब 30वां दिन आते आते फुरातो के बॉडी फंक्शंस बुरी तरह फेल हो चुके थे। फुरातो बहुत ही मुश्किल से यूरिनेट कर पाती थी क्योंकि उसके सारे ऑरिफिक्स पे उन्होंने फायरवर्क्स बर्स्ट किए थे, जैसे एनस, वेजाइना और ईयर्स तक में। वो उसके कान में डाल के पटाखे फोड़ा करते, जिसकी वजह से वो 30वें दिन आते आते पूरी तरह बहरी हो चुकी थी। फुरातो अब इस पॉइंट तक अपने किडनैपर्स से सिर्फ और सिर्फ मौत की भीख मांग रही थी। फुरातो अब ढंग से चल भी नहीं पाया करती क्योंकि उसके दोनों पैर में सीवियर फ्रैक्चर थे। वो बस एक कमरे से दूसरे कमरे क्रॉल करके जाया करती जब उसको बुलाया जाता। अब इस पॉइंट तक फुरातो बुरी तरह जल चुकी थी, उसके दोनों पैर फ्रैक्चर हो चुके थे, वो ढंग से सुन नहीं पाया करती थी, वो ढंग से यूरिनेट नहीं कर पाया करती थी, वो कुछ भी खाया करती तो वो वॉमिट कर दिया करती। तो अब किडनैपर्स के लिए, हिरोशी के लिए वो एक अट्रैक्टिव वुमेन नहीं थी, इसलिए उन्होंने उसका रेप करना फाइनली अब बंद किया था। जिसके बाद उन्होंने एक और 19 ईयर ओल्ड वुमेन को किडनैप किया, जिसका स्टार्टिंग में मैंने आपको केस बताया था, जिसकी वजह से ये इन्वेस्टिगेशन वापस से ओपन भी हुई थी। फाइनली जुंको वॉज फ्री आफ्टर स्पेंडिंग ऑलमोस्ट 44 days इन दैट हेल, जहाँ पे उसका रोज़ाना रेप किया जाता। एस्टिमेट फिगर तो 100 है, बट आई थिंक इट इज़ फार मोर देन 100। कई बार तो एक एक दिन में उसके ऊपर 12 अटैकर्स हमला किया करते। उसके हर एक ऑरिफिक में पटाखे फोड़े गए थे। कई बार तो ऐसा भी हुआ करता कि जो रेपिस्ट उसका रेप किया करते उनको तक घिन आ जाया करती, क्योंकि उनके हाथों में जब वो टच किया करते फुरातो को तो खून लग जाया करता। उसके बॉडी में बहुत सारे फॉरेन ऑब्जेक्ट्स मिले, जैसे ब्रेस्ट में निडल और प्लास्टिक बॉटल के पीसेस तक। उसे मोस्ट ऑफ द टाइम नेकेड रखा जाता। मोस्ट ऑफ लोगों ने जिन्होंने उसका रेप किया था उन्होंने उस पर यूरिनेट भी किया। इनफैक्ट पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये तक लिखा था कि मारने की वजह से उसके ब्रेन का साइज आधा तक हो चुका था। उसकी पूरी बॉडी पे डंबल के चोट के निशान थे। उसके पूरी बॉडी पे खौलता हुआ वैक्स डाला गया था, स्पेशली उसकी आंखों में। बल्कि वो यहाँ तक भी नहीं रुके, उन्होंने उसकी आईलिड्स को सिगरेट तक से जलाया था। और 40वें दिन जुंको उठती है न्यू ईयर की सुबह, और वो न्यू ईयर के पहले दिन पूरी तरह भीख मांग रही थी अपने किडनैपर से कि वो प्लीज़ उसे मार दें। फाइनली 3 दिन बाद, यानी कि 4 जनवरी को वो दिन आ चुका था। किडनैपर्स उसे एक सिंपल सा गेम खेलने को बोलते हैं, जिसमें अनफॉर्चुनेटली फुरातो जीत जाती है। जिसके बाद वापस से उन किडनैपर को गुस्सा आता है और वो वापस से वो लाइटर उठाते हैं, उसका लिक्विड निकालते हैं और जिंको की पूरी बॉडी पे स्प्रे करते हैं। इनफैक्ट now they sprayed that spray into her eyes too। और इस बार हार्डली जुंको ने अपने आप को बचाने की कोई कोशिश की, क्योंकि वो ऑब्वियसली 3rd डिग्री बर्न से गुजर चुकी थी, तो उसे इतना दर्द भी नहीं हो रहा था। और इसी फाइनल टॉर्चर के साथ जुंको ने अपनी आखिरी सांस ली। लेकिन मरने से पहले वो इसी तरह करीब 2 घंटे तक जलती रही। और जुंको के मरने के बाद उन्होंने, जैसा मैंने आपको बताया, एक 55 गैलन के ड्रम में उसे भरा और उसे सीमेंट डाल के एक कंस्ट्रक्शन साइट पे छोड़ दिया। आज अगर आप उस कंस्ट्रक्शन साइट को देखेंगे तो आपको शायद ही कभी लगेगा कि इस जगह पे कुछ ऐसा भी हुआ था। एंड आई पर्सनली डोंट थिंक कि ये केस कभी सामने आता भी, क्योंकि कोई क्लू भी नहीं था इस चीज़ का। कोई गवाह भी नहीं था जो जाके गवाही भी देता कि यहाँ पे ये सब भी हुआ था, क्योंकि जो भी विटनेस थे वो खुद इस क्राइम में इन्वॉल्व थे। बट हिरोशी खुद डम था।
उसने जब इन्वेस्टिगेशन हो रही थी एक 19 ईयर ओल्ड वुमेन के किडनैप और रेप की, जो कि उसने खुद किया था, तो वो काइंड ऑफ कंफ्यूज हो गया फुरातो के केस और इस 19 ईयर ओल्ड वुमेन के केस में। और उसे लगा कि पुलिस फुरातो वाले केस की बात कर रही है और उसके जो दोस्त हैं वो पहले ही अपना बयान दे चुके होंगे, इसलिए उसने इस केस के पत्ते खोल दिए। जब जुंको की माँ को पहली बार पता लगा कि उनकी बेटी के साथ क्या हुआ है, तो वो एकदम से बेहोश हो गई और उन्हें काफ़ी लंबा समय गुजारना पड़ा साइकिट वॉक में इस सदमे से उभरने के लिए। और फाइनली उन सारे किडनैपर्स को जेल हुई। हिरोशी को करीब 20 साल गुजारने पड़े जेल में और वहीं बाकी किडनैपर्स को 7 से 10 साल जेल हुई। फैक्ट इंटरेस्टिंग बात तो ये है, उनमें से एक बंदा जुवेनाइल था जिसका नाम कभी मीडिया के सामने आया ही नहीं। अब हिरोशी के पेरेंट्स को करीब 50 मिलियन वॉन यानी कि $3.5 लाख, जो आज की करेंसी में करीब $9.5 लाख बनते हैं, वो देने पड़े फुरातो के पेरेंट्स को, जो किसी काम के नहीं थे। फाइनली दिस केस कम्स टू एन एंड एंड आई कैन ओनली से रेस्ट इन पीस फुरातो, वी फेल्ड एज अ सोसाइटी।